हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइम एजुकेटिव। माय नेम इज संजय कुमारी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले विभिन्न कोशिकांग के बारे में अध्ययन किया है। और आज की वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले विभिन्न कोशिकांग में से कुछ और कोशिकांग के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे कि वैक्यूल्स जिसे रसधानी कहते हैं, सेंट्रोसोम तथा माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है रसधानी, जिसे वैक्यूल कहते हैं। पादप कोशिका तथा फंजाई में पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में या तो बहुत छोटी पाई जाती है या फिर नहीं पाई जाती है, लेकिन पादप कोशिका में यह बहुत ही विकसित होती है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यह है पादप कोशिका। तो यह है पादप कोशिका, जो कि आकार में जंतु कोशिका से काफी बड़ी होती है, इस टाइप से। जिसके अंदर यह क्या है, यह है वैक्यूल, जिसे रसधानी कहते हैं। रसधानी के अंदर इस तरह से कोशिका रस पाई जाती है, इसे कोशिका रस कहते हैं। इंग्लिश में इसे सेल सैप कहते हैं। हमने यह पादप कोशिका बनाया है, तो पादप कोशिका की जो विशेषता होती है कि इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और झिल्ली पाई जाती है। इस झिल्ली को हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति जो कि जंतु कोशिका में एब्सेंट होती है, यह पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो कि पादप कोशिका, बैक्टीरिया तथा फंजाई में पाए जाते हैं। और यह है कोशिका झिल्ली, जो कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका सभी में पाई जाती है। यह जो रसधानी है, इसके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह झिल्ली है। इसे मैं रेड से बना दे रही हूं ताकि आप आसानी से समझ पा। रसधानी के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। और इस तरह से कोशिका द्रव्य प्रेजेंट होती है, इसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। इसके अंदर बहुत सारी रचना, जैसे यह केंद्रक है, और इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है। इस तरह से क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, और छोटी छोटी छड़ जैसी रचना डिक्टायोजोम के रूप में यहाँ प्रेजेंट होती है। बाकी सभी प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। यहाँ पर मेनली जानना यह है कि पादप कोशिका में रसधानी बहुत बड़ी होती है। रसधानी जंतु कोशिका में पाई जा सकती है, या तो बहुत छोटी होगी या फिर नहीं भी पाई जा सकती है। रसधानी पादप कोशिका के अलावे फंजाई में भी पाई जाती है। रसधानी में तरल या ठोस पदार्थ भरे रहते हैं। पादप कोशिका की जो रसधानी होती है, वह जिसकी माप कोशिका के आयतन का 90% तक हो सकता है। यह जो इतनी बड़ी सी रसधानी आप देख पा रहे हैं, इसकी माप कोशिका के कुल आयतन का 90% तक हो सकता है। पादप कोशिका के रसधानी में कोशिका रस पाए जाते हैं, जिसे इंग्लिश में सेल सैप कहते हैं। इस कोशिका रस में कुछ निर्जीव पदार्थ पाए जाते हैं, जिसमें प्रोटीन, शर्करा, लवण, एमिनो एसिड तथा कार्बनिक एसिड भी मौजूद हो सकते हैं। इस प्रकार की रसधानियां पादप कोशिकाओं की विशेषता होती है। अब आप जानना चाहेंगे कि पादप कोशिकाओं में ही इतनी बड़ी बड़ी रसधानियां क्यों पाई जाती हैं? दरअसल पादप कोशिकाएं बहुत तीव्र गति से वृद्धि करती हैं, यानी बहुत तेज गति से इनमें वृद्धि होती है, लेकिन जीव द्रव्य उस अनुपात में वृद्धि नहीं कर पाता है, जिसके कारण जीव द्रव्य में रसधानियों का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर मैं एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। अमीबा में कुछ इस प्रकार से फूड वैक्यूल्स का निर्माण हो जाता है। इसमें यह अमीबा की खाद्य रसधानी है, जिसमें भोजन संचित रहता है, और यह टाइम टू टाइम अपने लिए इसे यूज करते हैं। वैक्यूल यानी रसधानी का जो नाम है वह सबसे पहले किसने दिया? डुजार्डिन।
इसका नाम वैक्यूल। वैक्यूल यह नाम सबसे पहले डुजार्डिन ने दिया। अब जानते हैं इसके कार्य के बारे में कि यह कौन कौन से कार्य को करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जंतु कोशिका में या तो यह अनुपस्थित होती है या फिर यह बहुत छोटे आकार की होती है। अगर यह जंतु कोशिका में पाई जाती है तब यह क्या काम करती है? जल संतुलन का कार्य करती है। पादप कोशिका में यह टर्जिडिटी यानी स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है। यह रसधानी जो है कोशिका रस में पाए जाने वाले विभिन्न पदार्थों को कोशिका द्रव्य से अलग रखती है। तो यह भी हमने जान लिया कि कोशिका द्रव्य की कोशिका रस में पाए जाने वाले विभिन्न पदार्थों को यह कोशिका द्रव्य से अलग रखती है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यह कोशिका द्रव्य है ना। इससे यह कोशिका रस में पाए जाने वाले विभिन्न पदार्थों को कोशिका द्रव्य से अलग रखती है। यह रसधानी का कार्य हो गया। और एक कोशिकीय जीवों में यह, जैसे कि हमने देखा कि भोजन संग्रह के लिए रसधानी का निर्माण हुआ है तथा अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के लिए भी इस तरह की रसधानी का निर्माण होता है। हमने रसधानी यानी वैक्यूल के बारे में जान लिया। अब हम लोग जानेंगे तारक काय, जिसे इंग्लिश में सेंट्रोसोम कहते हैं। यह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने पर बेलन जैसी रचना प्रतीत होती है। यह मेनली जंतु कोशिका में पाई जाती है, लेकिन कुछ पादप कोशिकाओं में भी पाई जाती है। जैसे यह जंतु कोशिका है। जंतु कोशिका में केंद्रक के पास एक चमकदार क्षेत्र होती है जिसे सेंट्रोसोम कहते हैं। केंद्रक के पास इस प्रकार से एक चमकदार क्षेत्र होती है, इसे सेंट्रोसोम कहते हैं। इस सेंट्रोसोम में एक या दो धागे के समान रचना पाई जाती है जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। इस सेंट्रियोल के चारों ओर तारक अश्मियां पाई जाती है जिसे एस्ट्रल रेज कहते हैं। इस सेंट्रोसोम में एक या दो सूक्ष्म रचनाएं पाई जाती हैं जिसे सेंट्रियोल कहते हैं और इसके चारों ओर 9 धागे जैसी आकृतियां पाई जाती हैं जो वृत्तीय क्रम में यानी सर्कुलर क्रम में अवस्थित रहती हैं। इसकी रचना कुछ इस प्रकार से होती है। यह सेंट्रियोल की क्रॉस सेक्शन है। यह है क्रॉस सेक्शन ऑफ सेंट्रियोल। यह जो सेंट्रियोल्स है यह प्रोटीन स्ट्रैंड्स की बनी होती है जिसे माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। यह प्रोटीन स्ट्रैंड की बनी होती है जिसे माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। यह सेंट्रियोल जो है वह प्रोटीन स्ट्रैंड की बनी होती है जिसे माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। और यह किस प्रकार से अरेंज होती है? यह 9 सेट्स ऑफ ट्रिपलेट्स के फॉर्म में अरेंज होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह ट्रिपलेट की फॉर्मेशन हो रही है। हर जगह 9 सेट्स ऑफ ट्रिपलेट्स की तरह अरेंज होती है और इसकी रचना सिलिंड्रिकल यानी बेलनाकार होती है। यह जो सेंट्रियोल्स है यह मेनली फ्लावरिंग प्लांट्स यानी पुष्पीय पौधों में और फंजाई में अनुपस्थित होती है। ब्रायोफाइट्स जिसे कि पादप जगत का उभयचर कहते हैं यानी एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम, इसी ब्रायोफाइट्स के कहते हैं। और इसी ब्रायोफाइट्स के मेल गैमेट में
यह सेंट्रियोल उपस्थित होता है। सेंट्रोसोम की खोज की बेंडे ने और इसका नाम रखा बोवेरी ने। ठीक है, तो अब तक हमने क्या जाना कि सेंट्रोसोम केंद्रक के पास पाई जाने वाली एक बेलनाकार संरचना है जो दो सूक्ष्म रचनाओं से मिलकर बना है और उसे क्या कहते हैं, उसे सेंट्रियोल कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह दो सेंट्रियोल, यह एक सेंट्रियोल है और यह दूसरी सेंट्रियोल है। यह एक दूसरे से एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री का एंगल। तो इसके बारे में लिख लें कि यह दो सेंट्रियोल की बनी होती है। सेंट्रोसोम दो सेंट्रियोल से मिलकर बनी होती है। यानी एक सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं। इस तरह से यह इस तरह की रचना होती है सेंट्रियोल, और यह इस प्रकार से एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है। और यह जो रचना है इस प्रकार की है। यह क्या है, यह दो सेंट्रियोल है और इस प्रकार से परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पर यह एक दूसरे से अटैच होती है यानी जुड़ी रहती है। यह जो सेंट्रियोल है यह मेम्ब्रेनलेस यानी कि झिल्ली इसमें नहीं पाई जाती है। इसकी विशेषता क्या है, इसमें झिल्ली अनुपस्थित होती है। इससे पहले हम लोग क्या जान रहे थे कि यूकैरियोटिक्स की एक विशेषता होती है कि उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो कोशिकांग होते हैं उनमें झिल्ली पाई जाती है। पर यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि सेंट्रियोल में इस प्रकार की झिल्ली अनुपस्थित है। इस डायग्राम में हमने क्या देखा कि इसमें 9 धागे जैसी रचना पाई जाती है जो कि ट्रिपलेट के फॉर्म में मौजूद है। इसे ट्रिपलेट कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह ट्रिपलेट के फॉर्म में मौजूद है ना, 3-3 हर जगह है, तो यह क्या है, इसे ट्रिपलेट कहते हैं। यह 9+0 के फॉर्म में अवस्थित होती है। इसकी जो अरेंजमेंट होती है वह 9+0 की अरेंजमेंट होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो मैक्रोट्यूब्यूल्स है पेरीफेरी पर यह 9 है और सेंटर में 0 है, इसी को 9+0 अरेंजमेंट कहते हैं। अब इसके कार्य के बारे में जानेंगे कि सेंट्रोसोम यानी तारककाय का कार्य क्या है। यह जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन में मदद करती है। जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन के समय यह जो सेंट्रियोल है यह पोल पर चले जाते हैं यानी कि ध्रुव की तरफ चले जाते हैं। कोशिका विभाजन के समय जैसे मान लो यह कोशिका है, यह जो सेंट्रियोल है यह दोनों ध्रुव पर इस प्रकार से चले जाते हैं और इस प्रकार से एक रचना बनती है ध्रुव पर, है ना। ये सेल डिवीजन हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, यानी स्पिंडल के बनाने में सहायक होती है। नेक्स्ट नंबर है कोशिका में फ्लैजिला तथा सीलिया के बनने में सहायक होती है, बनने में सहायक होती है। इसलिए इसे कोशिका का प्रचलन अंगक कहते हैं, यानी लोकोमोटरी ऑर्गेनेल। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग जानेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में। माइक्रोट्यूब्यूल्स यह कोशिका में छोटी छोटी नलिका के रूप में बिखरी रहती है। ट्यूब्यूलिन नामक प्रोटीन से बनी होती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूब्यूलिन नामक 2 प्रकार की प्रोटीन होती है, अल्फा ट्यूब्यूलिन और बीटा ट्यूब्यूलिन। इन 2 ट्यूब्यूलिन के रिपीटिंग यूनिट से बनती है। इसे कहते हैं अल्फा
टिब्यूलिन और यह हो गई बीटा टिब्यूलिन। इन्हीं दोनों प्रोटीन के रिपीटिंग यूनिट के मिलने से माइक्रोट्यूब्यूल्स बनती है। इसी दोनों प्रोटीन यानी अल्फा टिब्यूलिन और बीटा टिब्यूलिन के मिलने से एक रचना बनती है जिसे डाइमर कहते हैं। और इस प्रकार से डाइमर की मल्टीपल यूनिट्स जब मिलेगी यानी बहुत सारे डाइमर्स जब मिलेंगे तो प्रोटोफिलामेंट का निर्माण करेंगे। इस तरह से बहुत सारे डाइमर्स जब मल्टीपल यूनिट का निर्माण करेंगे तो इस प्रकार की एक चेन बनती है जिसे प्रोटोफिलामेंट कहते हैं। और यह प्रोटोफिलामेंट फिर इस तरह से हॉलो टिब्यूल्स के रूप में अरेंज हो जाएंगे इस प्रकार से। यह जो प्रोटोफिलामेंट है वह इस प्रकार से अरेंज हो जाते हैं, हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं। और इस रचना को क्या कहते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। एक माइक्रोट्यूब्यूल्स की रचना के लिए इस प्रकार के 13 यानी 13 प्रोटोफिलामेंट की आवश्यकता पड़ती है, जैसे आप इस प्रकार से देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह प्रोटोफिलामेंट है। इस प्रकार से इसे गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यह 13 प्रोटोफिलामेंट्स हैं जो कि आपस में अरेंज है। एक ये हॉलो कोर है, इसे हॉलो कोर कहते हैं। और यह 13 जो है वह प्रोटोफिलामेंट है। यह ऊपर से इस प्रकार से दिखता है, नीचे आपको इसके टिब्यूल्स नजर आएंगे। इस तरह की जो लीनियर अरेंजमेंट होती है इसमें बीटा टिब्यूलिन हमेशा ऊपर की ओर होंगे, ये पॉजिटिव एंड होते हैं। और अल्फा टिब्यूलिन नीचे की ओर होते हैं जिसे निगेटिव एंड कहते हैं। यह जो बीटा टिब्यूलिन की पॉजिटिव साइड है यह बाइंडिंग साइट है। यहाँ पर गुआनिन न्यूक्लियोटाइड आकर बाइंड हो सकते हैं, इसलिए इसी की वजह से पॉलीमराइजेशन संभव हो पाता है। अब इसके कार्य के बारे में जानेंगे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या कार्य करते हैं। कोशिका विभाजन के समय यह स्पिंडल के निर्माण में भाग लेता है। जैसा कि हम लोगों ने सेंट्रियोल में देखा था कि सेंट्रियोल किस प्रकार से दोनों ध्रुव की ओर चले जाते हैं और स्पिंडल का निर्माण करते हैं, तो यह माइक्रोट्यूब्यूल्स भी क्या है, स्पिंडल के निर्माण में भाग लेता है। यह सेंट्रियोल, फ्लैजिला तथा सीलिया के निर्माण में सहायक होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने माइक्रोट्यूब्यूल्स की भी स्टडी कर ली। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने रसधानी यानी वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम तथा माइक्रोट्यूब्यूल्स की स्टडी कर ली है। और अगले वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं न्यूक्लियस यानी केंद्रक के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ो लिखो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। जय हिंद।